नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना कल हुई है। यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है, बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं और एक तृतीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या हो सकता है, क्या होगा आगे, ये बहुत सारी संभावनाएं पनप रही हैं। ये पूरा मामला क्या है? यूक्रेन पर आखिर रूस ने हमला क्यों किया? क्या इसके पहले कल जो घटना घटी है, इसके पहले कोई घटना घटी है? लंबे समय से कोई बात चली आ रही है? इस पूरे मसले को और यूक्रेन रूस विवाद का जो मसला है पूरा, इसको जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में रामजी तिवारी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रामजी तिवारी कवि हैं, समीक्षक हैं और इतिहास पर अच्छी पकड़ है, विश्व इतिहास पर। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये जो पूरा मसला है, यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया और जो युद्ध की विभीषिका हमें नज़र आ रही है, तो ये पूरा मसला क्या है? आखिर तात्कालिक कोई घटना घटी है या फिर लंबे समय से कोई विवाद चला आ रहा है जिसका प्रतिफल कल हमें देखने को मिला कि रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर? तो पहले तो संक्षेप में ये कि पृष्ठभूमि क्या रही है इसकी, इस पूरे घटना की। नमस्ते साथियों, जैसा आपने बताया कि एक युद्ध की लगभग आहट हम लोग देख रहे हैं और स्थिति भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में एक कंसर्न उसको लेके पाया जाता है और वो भारत में भी है, हम लोगों के बीच भी है। दुर्भाग्य से हिंदी में और हिंदी समाचार पत्रों में जिस तरह की रिपोर्टिंग है हिंदी समाचार चैनलों में, वो बहुत दुखद है और वहाँ पे इन चीज़ों को सच जानने के बजाय हम लोग और उलझ जाते हैं। तो ये जो कुछ जानकारियाँ मैं जुटा पाया हूँ वो कुछ अंग्रेजी समाचार पत्रों से और कुछ वेबसाइटों से और कुछ यूट्यूब चैनलों के जरिए जो जानकारियां मुझे मिल रही हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संचार माध्यम है उनके जरिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये मसला चूंकि आज हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ तात्कालिक घटनाएं भी हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा हमें 10, 20, 30 साल पीछे भी जाना पड़ेगा इन घटनाओं को समझने के लिए कि आखिर जड़ क्या है, विवाद क्या हुआ क्या आखिर, और इसमें जो तमाम देश इन्वॉल्व हैं वो क्यों ऐसा आया। तो उसके लिए हमको पहले जाना पड़ेगा 1990 के दशक में, और वहाँ आप जानते हैं कि सोवियत संघ का 1990 में पराभव हुआ और वहाँ पे साम्यवादी शासन का भी अंत हुआ और सोवियत संघ भी एक तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ, वो 15 राज्यों में टूट गया। उसी 15 राज्यों में टूटने पे, 15 देशों में टूटने पे एक देश जो है वो रूस भी बना और एक देश यूक्रेन भी बना। उसमें कुछ हिस्से उसके यूरोप में आते हैं, तो उसमें बेलारूस है, एस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुआनिया है, ये कुछ हिस्से सोवियत संघ के यूरोप में हैं और कुछ हिस्से आप देखें उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब इलाके जो है एशिया में भी आते हैं। तो वहाँ से जब डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत संघ, तो जो पश्चिम की जो ताकतें थी, जो अमेरिका था, अभी तक दुनिया जो 2 ध्रुवों में थी, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ी और उन्होंने सोचा कि डिसइंटीग्रेशन ही चीज़ नहीं है, इसको एक तरह से पूर्ण रूप से हमें कब्जा में ले लेना है। और वहाँ से आप देखें तो जो उससे डिसइंटीग्रेट होकर अलग होकर राज्य बने थे, उसमें अमेरिका और नाटो ने डोरे डालने शुरू किया और उन राज्यों को अपनी तरफ मिलाना उन्होंने शुरू किया। बदले में बहुत सारी आर्थिक सहायताओं का वायदा किया और दिया भी। वहाँ से आप देखें कि 2005-04 तक ये चीज़ें चलती रहीं, लेकिन 2005-04 के बाद एक नई अर्थव्यवस्था आप देखें कि विश्वव्यापी मंदी आती है और अमेरिका की स्थिति खस्ता होती है, उसमें चीन का उभार होता है और रूस में भी एक ऐसा शासक आता है जिसकी महत्वाकांक्षाएं वही है कि वो अपने पुराने दिनों को लौटाना चाहता है। वहाँ से दुनिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं और इस खित्ते में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। और वहाँ आते आते एक तरफ अमेरिकी जो गुट है नाटो, अमेरिका नेतृत्व में, वो चाहता है कि जो बचा खुचा भी रूस है वो भी हमारे कंट्रोल और कमांड में आ जाए और उसको एक तरह से घेर लिया जाए। और जो रूस है वो चाहता है कि अब हम अपने भले दम पे नहीं है लेकिन चीन के साथ मिलके और अमेरिका को किसी तरह से काउंटर करें और उसकी जो इस तरह की नीतियां हैं जो हमारे सर पे चढ़ा आ रहा है उसको हम ढकेलें। आप देखें तो ये 2 बड़े पावर्स के बीच में जो है ये कुल विवाद की शुरुआत उनके बीच की है। भले वो आपको आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई यूक्रेन दे रहा है,
पर शुरुआत और जो भीतरी जो चाहत है वो इन दो पावर्स के बीच और अमेरिका के बीच के आपस के जो निश्चित रूप से, जिसमें रूस के साथ चीन भी आज है, और चीन बहुत सामने नहीं है लेकिन पीछे से उसको बैक कर रहा है, और अमेरिका की जो चाहत आप और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर नाटो के इसको सामने ले आके कि हम एक तरह से जो कुछ बचा खुचा भी है, जो एक ध्रुवी दुनिया है, उसको मुकम्मल कर लिया जाए और कोई रह न जाए। और ये लोग बैलेंस बनाने में कि नहीं, दुनिया जो एक ध्रुवी ना हो, एक दूसरा ध्रुव भी और हम लोगों का भी ताकतवर ध्रुव बना रहे, इसमें रूस और चीन जैसी शक्तियां काम कर रही हैं। उसमें आप देखते हैं कि अमेरिका आगे बढ़ के 2013-14 के आसपास रूस के जो पड़ोसी देशों में एक तरह के मूवमेंट को हवा देता है, और वहाँ पे पश्चिम से बहुत सारा उनको सपोर्ट मिलता है, और उसको एक रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, और उनके राष्ट्रपति को अपदस्थ कर किया जाता है, वो भाग जाते हैं, और फिर दूसरा चुनाव होता है, उसमें उनके समर्थित लोग जो है वो सत्ता में आ जाते हैं, जो नाटो को एक तरह से मददगार है और जो रूस के एक तरह से खिलाफ हैं। वहां से जो है वो जो झगड़ा है वो शुरू हो जाता है, अब एकदम सामने से आ जाता है, और रूस जो है उसकी प्रतिक्रिया में जो यूक्रेन का नीचे का हिस्सा है, क्रीमिया और जॉर्जिया, उसको कब्जे में ले लेता है। और उसमें एक यूक्रेन के भीतर ही जो आप देखें कि जब यूक्रेन अलग हुआ, क्योंकि यूक्रेन और रूस एक ही देश के अंग थे, तो उसमें आबादी का बहुत बड़ा विभाजन नहीं हुआ था। जैसे भारत में एक जगह से दूसरी जगह भारत और पाकिस्तान में लोग गए थे, वैसे वहां पे नहीं हुआ था। तो बहुत सारे रशियन यूक्रेन में भी रहते थे, तो उन इलाकों में जो रूस से सटता हुआ इलाका है, उसमें रूस जो है वो अपने जो समर्थित लोग हैं उनके जरिए एक रिबेल विद्रोह कराता है, और उनको जो है वो एक तरह से वो यूक्रेन से अलग होने की, दो देश जो छोटे छोटे आज आप देखते हैं मान्यता मिली है, वो उनकी तैयारी होती है। तो एक तरफ अमेरिका की तैयारी है कि रूस को काउंटर करने के लिए यूक्रेन का सहारा लिया जाए, जहां वो चाहता है कि नाटो को, यूक्रेन में नाटो चला जाए, मतलब रूस के एकदम सर पे चढ़ जाए। और रूस की दूसरी तरफ चीन की ये है कि भाई ये तो अगर आप छोड़ देंगे तो ये कुछ भी कर देंगे, और ये जो छोटे छोटे देश है ये इनके हाथ में खेल रहे हैं, तो हम अगर सामने से आके नहीं काउंटर करेंगे तो हमारी जो ताकत है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आप दो जो बड़ी ताकतें हैं उनका टकराव है, और उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं जो ये इस विवाद को और कहा भी जाता है कि मतलब युद्ध जब भी होता है तो दो लोगों के उसके जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ही होता है, और उसकी खमियाजा जो पूरी पब्लिक भुगतती है। एक तो पूरी पृष्ठभूमि हो गई कि कैसे कैसे मामला आया, एक नाटो आया है। एक तो नाटो के बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में कि ये, क्योंकि नाटो को बार बार शब्द जो आ रहा है, लोग समझना चाहते हैं कि नाटो है क्या वास्तव में। देखिए, आप जब द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो दो ध्रुवों में जब दुनिया बनी, तो वहां पे एक ध्रुव अमेरिका के साथ गया और एक ध्रुव सोवियत संघ के साथ गया। तो इन दोनों लोगों ने एक तरह से दुनिया को एक दो चौधरी अपने आप को माना, एक चौधरी अमेरिका है, एक चौधरी रूस है, और उन्होंने कहा कि भाई अकेले अकेले तो नहीं होगा, तो उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया कि ये हमारे चौधराहट के पीछे इतने लोग हैं और रूस के पीछे इतने लोग। तो इसमें दो बड़े बड़े संगठन बने, एक नाटो बना, नाटो मतलब NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने कहा, और इन लोगों ने CATO बनाया, अच्छा साउथ कुछ करके साउथ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बनाया। तो ये जो दो ग्रुप बने उसमें इनके साथ कुछ देश थे और उनके साथ, मतलब अकेले अकेले नहीं, 10-20 देश उनके साथ, 10-20 देश इनके साथ। और वहीं पे आप देखेंगे कि जितने भारत जैसे आजाद मुल्क हुए थे, उन्होंने अपना एक कहा कि भाई इस पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे, तो उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट, एक नैम जिसको कहते हैं, गुटनिरपेक्ष वो लोग उन्होंने वहां पे बनाया 1951-52 में, जिसमें गमायल अल नासिर और नेहरू और टीटो का नाम फेमस माना जाता है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम तो तुरंत आजाद हुए हैं, और अगर हम इस पचड़े में पड़ जाएंगे इनके या उनके पीछे, तो हमारी जो स्वतंत्रता इतने दिनों तक गिरवी रही है वो फिर किसी के हाथों में चली जाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ इन लोगों ने अलग एक रुख रखा, वहां पे नाटो बना। और नाटो, अब आप एक तरह से देखिए कि सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के बाद और सीटो के डिसइंटीग्रेशन के बाद या वार्सा पैक्ट के डिसइंटीग्रेशन के बाद नाटो की भूमिका एक तरह से खत्म हो जानी चाहिए थी, कि वो जब ग्रुप ही नहीं रहा, वो दूसरा ध्रुव ही नहीं रहा, तो फिर नाटो की क्या जरूरत थी। लेकिन महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी कि वो खत्म होने के बाद भी उनको ये लगता था कि अभी कुछ देश जरूर हैं जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं,
और हमारी पूरी हेजोमनी नहीं बन पाई है, तो उन्होंने नाटो का विस्तार करना शुरू कर दिया। वो नाटो खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि वो विस्तार कर रहे हैं, और उस विस्तार में वो रूस के दरवाजे पे आ गए कि भाई रूस से भी जो अलग देश हुए हैं वो भी अब हमारे साथ नाटो में आ जाए। अब कल को हो सकता है कि वो एक तरह से, इसको आप दूसरी तरह से भी समझिए कि अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा है, अगर कोई समझौता चीन की सरकार या रूस की सरकार कनाडा से कर लेती है और अपने सैनिकों को ले जाके कनाडा में बैठा देती है, तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? जाहिर सी बात है कि भाई वो प्रतिक्रिया करेगा। हालांकि कनाडा एक स्वतंत्र देश है, उसको ये अधिकार है, उसी तरह से जैसे यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है, उसको भी अधिकार है। लेकिन मैटर इतने सिंपल नहीं है, चूंकि दोनों बड़े देश हैं और महत्वाकांक्षाएं हैं, तो इसलिए क्या है कि जैसे वो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये हमको घेरा जा रहा है, रूस को लग रहा है। और उसमें दूसरे भी मैटर हैं, जो आर्थिक ताकत का भी मैटर है। जैसे आप देखेंगे कि नीचे उसके ब्लैक सी है और वहां से वो भूमध्य सागर में उसका एक्सेस है रूस का। रूस को आप ये भी देखेंगे कि उसके पास जो समुद्र है वो ज्यादातर लॉक्ड रहता है बर्फ के कारण, तो वहां पे वो एक्सेस जो है वो रूस को दिखाई देता है कि अगर ऐसा ये यूक्रेन हाथ से निकल गया और नेटो का इस पे अधिकार हो गया, तो हो सकता है कि हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी इस सागर में, ब्लैक सी में आना हमारे लिए। तो वो उस चीज को भी देखता है कि हमारा व्यापार प्रभावित हो सकता है। उसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो वो दो महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएं हैं और उसके बीच में यूक्रेन का जो प्ले करना है, वो उनके हाथों में। जैसे कि वो कहते हैं कि भाई हम रूस के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वो एक तरह से नेटो की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। और एक चीज मानी जा रही थी कि वो बार बार कह रहे थे कि भाई आप ऐसा न करिए, और वो कह रहे भाई हम स्वतंत्र देश हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। और इसमें सारे बवाल में आप देखें तो ये महत्वाकांक्षाएं इसको यहाँ पे लेके आई। बिल्कुल। और ये कि अब जो रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, तो जाहिर सी बात है कि पूरा विश्व जो दो भागों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो कि तात्कालिक घटना को किस रूप में देखें कि आखिर कौन सी वो तात्कालिक घटना है जिसको लेकर के रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे, और दूसरा ये कि अब पूरा विश्व जो है वो किस भूमिका में है, विश्व की क्या भूमिका है इस पूरे मसले में। देखिए तात्कालिक में आप देखें तो ये तो 2014-15 से ही शुरू हो गया, जब एक रूस समर्थित राष्ट्रपति को हटाया गया और वो वेस्ट समर्थित, पश्चिम समर्थित राष्ट्रपति आए वहां पे, वहां से शुरुआत होती है। लेकिन तात्कालिक रूप से दिसंबर में आप देखेंगे कि यूक्रेन एकदम से घोषणा करने लगता है कि हम नाटो में शामिल होने जा रहे हैं, और शामिल ही नहीं होंगे, उनकी सेनाएं भी यहाँ पे आएंगी और हम उनको शेल्टर देंगे। यूक्रेन के बगल का देश है पोलैंड, उससे पश्चिम में पोलैंड में नाटो की सेनाएं हैं। अच्छा। अब रूस को ये लगता है कि जैसे पोलैंड में सेनाएं हैं तो वो अभी बीच में यूक्रेन है, लेकिन अगर यूक्रेन में सेनाएं हैं इसका मतलब कि रूस के बिल्कुल बॉर्डर पर नेटो है। तो रूस इस बात को लेके कह रहा था कि भाई आप ऐसा मत करिए। वो तनाव बढ़ता चला गया। उस तनाव में अब रूस ने भी अपने सारे पत्ते, एक तरह से जो प्रेशर की जो पॉलिटिक्स होती है वो खेलना शुरू किया, और उसमें उनके जो एक क्रीमिया और जॉर्जिया को उसने कब्जे में भी लिया, जो नीचे का इलाका है, और वो द्वीप जैसे आइलैंड है, और जो रूसी पॉपुलेशन है उसको उकसा के उसने या उससे दो अलग अलग देश भी बनवाए। और इधर बीच में आप देखेंगे कि उनको, दोनों देशों को उन्होंने मान्यता दे दी रूस ने यूक्रेन में ही। वहां से चीजें बदल जाती हैं। ये दिसंबर से सारी चीजें शुरू होती हैं, और एक तरफ अमेरिका का और यूरोपीय यूनियन का आगे आना, दूसरी तरफ रूस का काउंटर में आगे आना, यूक्रेन का कहना कि भाई नहीं हम जाएंगे ही, हम करेंगे, हम स्वतंत्र देश हैं, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। और ये सब सारी चीजें मिलके इस परिस्थिति को लेके आती हैं। अब क्या है कि यहां से जो दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, आप देखेंगे कि अब ये पूरी दुनिया में कवायद है, जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट आज की डेट में एक तरह से मृतप्राय पड़ा हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति हम देख ही रहे हैं, वो भी एक तरह से असहाय ऐसे मुद्दों पे हो जाता है, खास करके जहां पे दो महाशक्तियां लड़ रही हो। वहां पे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास रहा है कि वो कुछ कर नहीं पाता, तो वो भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दुनिया में जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश यूक्रेन पे हमला हुआ है और उसके नाम पे यूक्रेन के साथ खड़े हो जाएं। रूस कह रहा है कि भाई ये तो अमेरिकी उकसावे में सब सारा चीज हो रहा है, यूक्रेन उसके हाथों में खेल रहा है,
और हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हम रूस ने आज का भी बयान आप देखेंगे कि उनसे कहा है कि हमने कोई हमला नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया, अच्छा, हमने इन्वेजन किया है। वो कह रहे हैं कि हम जो वहां पे हमारे अपने लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी बेहतरी के लिए हमने जो है एक हस्तक्षेप किया है। वो उसे वॉर नहीं कह रहे हैं, अभी भी नहीं कह रहे हैं। और बदले में जो यूक्रेन के जो राजदूत हैं दुनिया भर में, जैसे कल भारत से भी उन्होंने कहा, और दुनिया भर में यूक्रेन के जो राजदूत हैं अलग अलग देशों में, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारी मदद करिए, क्योंकि एक देश की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और सॉवरेंटी है उस पर हमला है। तो यहाँ पे जो आप दुनिया को आप देखेंगे कि दुनिया अपने अपने तरह से एक तरह से रिएक्ट कर रही है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि रूस का जो ये किया हुआ हमला है, भाई यूक्रेन के पास इतनी तो सॉवरेंटी होनी चाहिए कि वो किसके साथ संबंध रखे और नहीं रखे, बिल्कुल। और रूस कौन होता है उसको डिसाइड करने वाला। तो ये बात तो माननी जानी चाहिए। और रूस का हमला किया जाना इस अर्थों में नितांत रूप से गलत है, और रूस ने जो किया उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन आप इस चीज को भी देखिए कि जो उसके पैरेलल जो पावर्स हैं वो कोई दुनिया में शांति का पैगाम लेकर नहीं घूम रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दुनिया ज्यादा से ज्यादा हमारे कब्जे में आ जाए, हमारे कब्जे में आ जाए और हमारे पिछलग्गू घूमे। उनका कोई इरादा ऐसा नहीं है कि वो शांति बहुत अच्छा से वो कह रहे हैं कि सब देश अपना स्वतंत्र होकर निर्णय ले और सब देशों का अपना ये अधिकार होना चाहिए, है? नहीं तो 50 देशों में उनके सैन्य अड्डे हैं, उनको क्या जरूरत है 91 में और जाने के लिए। लेकिन 50 देशों के सैन्य अड्डों से भी उनको संतोष नहीं है, उनको लगता है कि अभी हम असुरक्षित ही हैं। तो ये उस पूरी कवायद में ये जो घटित हो रहा है उसमें दुनिया जो है एक तरह से समझिए कि पिस सी रही है कि ये दो महत्वाकांक्षाओं के बीच लड़ाई, उसमें यूक्रेन का फंसना और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाना कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और कहाँ जाए। और वही स्थिति भारत के सामने भी है, क्योंकि अब भारत के सामने चूंकि रूस से भी इसके अच्छे संबंध है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, तो ऐसी स्थिति में भारत क्या सोच सकता है, कहाँ जा सकता है ये? देखिए, भारत आप देखेंगे कि पूरे घटनाक्रम में बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है। भारत तो सीधे कई बार सीधे नाम भी नहीं लिया, जैसे यूक्रेन के जो राजदूत हैं उनका एक बयान आया कि भारत बड़ा देश है और प्रधानमंत्री को पुतिन से बात करनी चाहिए, और पुतिन से बात भी हुई है कल रात को प्रधानमंत्री की, और उनसे कहना चाहिए कि युद्ध रोकें और उसकी निंदा करें, ये सब। लेकिन भारत ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से और बातचीत के जरिए इस रास्ते का समाधान हो जाना चाहिए। किसने सही किया किसने गलत किया, भारत इसका कोई स्टेटमेंट इस पे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत का स्टेटमेंट इसी तरह से किनारे रहने वाला ही। अमेरिका से भी के भी राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम अभी भारत से बात करेंगे, और पुतिन से मोदी जी की बात हुई है, उसके बाद भी जो बयान है वो उसी तरह का बयान है। उस पे यूक्रेन के राजदूत की बड़ी निराशाजनक प्रतिक्रिया भी आई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो इनसे उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम ये जो हुआ है इसकी निंदा करते हो कि यूक्रेन में जो भी हमला हुआ। अब इस पे भारत जैसे देशों की बड़ी निश्चित रूप से ऑकवर्ड सिचुएशन है। यहाँ पे नाम जो है याद आता है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जब आप वहां पे थे और वो सशक्त आंदोलन था, तो वहां पे ऐसे मुद्दे बहुत सारे आए। आप कोरिया का युद्ध देख लीजिए, आप वियतनाम का युद्ध देख लीजिए, आप इराक का युद्ध देख लीजिए, और वहां पे हमारा एक बहुत क्लियर कट स्टैंड रहता था कि हम इन सब पचड़ों में आपके पीछे या किसी के पीछे हम नहीं आएंगे, और जो सच है वो हम कहेंगे, और हम इस पूरी कवायद को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पीछे पिछलग्गू आके घूम जाए। यहाँ पे चूंकि मूवमेंट वो कमजोर हो गया, तो अब जो है आप अकेले थलग, हर देश पड़ा हुआ है। अब भारत के लिए एक सिचुएशन ऑकवर्ड ये भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मॉस्को गए हुए हैं। इमरान खान की आज मुलाकात हुई है पुतिन से। तो अब वहां पे वो एक तरह से उनकी निंदा हो रही है इमरान खान की, लेकिन वो एक तरह से गले पड़े, और पुतिन भी ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारे देश इस मौके पे भी, हमले के बाद भी हमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब वहां पे भारत के लिए ऑकवर्ड स्थिति है कि वो क्या करे। भाई पुतिन से कैसे कहे कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और ठीक तो नहीं है, और अमेरिका से कैसे कहे कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ऐसी स्थितियों में भारत जैसे देश को और जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनको फिर से विचार करना चाहिए उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे किसी मंच का, जहां पे आप अपनी साझी बात और ऐसे देश जो किसी भी पक्ष में एक तरफ से नहीं है
वो अपने मजबूती से अपनी स्वतंत्र स्टैंड अपना ले सके, स्टैंड ले सके और अपनी विदेश नीति को अख्तियार कर सके। तो यहाँ पे बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन ये है। अगर युद्ध होता है, तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है और पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ से हम क्या रास्ता देखते हैं पूरी दुनिया के लिए? देखिए, तीसरी विश्व युद्ध की तो अभी मैं संभावना नहीं देखता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप देखें, कल अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान आया है तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन में कोई सेना नाटो नहीं भेजने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। और एक टर्म यूज करते हैं, मेरे मित्र हैं समर अनार्या, कि फिनलैंडाइजेशन कहते हैं वो। तो फिनलैंड एक देश है जो यूरोप का ही देश है और रूस का भी पड़ोसी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है रूस को उसने आश्वासन दिया था कि वो उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति चलाएगा, बाकी नीतियां अपने हिसाब से चलाएगा, पर विदेश नीति जो है वो रूस के हिसाब से चलाएगा। तो रूस यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है यूक्रेन पे कि आप बाकी चीजें तो अपना देखिए, लेकिन आप विदेश नीति जो है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे खिलाफ होगा। तो ये हमको लगता है कि यहाँ पे जाके मामला अभी फिलहाल तो यहीं पे सेटल होगा और विश्व युद्ध के रूप में एस्केलेट नहीं होगा, लेकिन उसमें यूक्रेन का भारी नुकसान होगा और पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज आएगा। और आप ये भी देखिए कि दुनिया यहाँ से एक ध्रुवी से दूसरे ध्रुव की तरफ भी थोड़ी दिखाई दे रही है यहाँ से। और आपको ऐसा लग रहा है कि जो एक पूरी हेजेमोनी अमेरिका की बनी हुई थी उसके बरक्स भी कोई लोग खड़े हो रहे हैं और वो बहुत मजबूती से खड़े हैं। एक मतलब उसको खुलेआम छूट नहीं दी जा रही है। है। तो वहां पे एक दूसरा ध्रुव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विश्व युद्ध की कोई संभावना अभी मुझे नहीं दिखाई देती। बाकी तो मीडिया ने तो कराई दिया क्या हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन की जो सरकार है वो हो सकता है कि उसको रूस हटा भी दे, दूसरी सरकार ले आए और उसको कहे कि यहाँ के लोग ही चाहते हैं और जो उसको सपोर्ट करती हो और एक तरह से उसकी विदेश नीति को कंट्रोल करे और वहां से यहाँ से मैटर जो है थोड़ा समय के लिए तो ये सबसाइड होगा। आगे चल के क्या होगा ये तो देखना होगा। जो नेटो आज पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है वो कितना पीछे हटेगा और कौन सा पीछे हट के फिर दाव खेलेगा, तो ये हमको देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं मीडिया में लगातार वो चीज़ आ रही हैं कि यूक्रेन में बहुत सारे छात्र, भारतीय छात्र फंसे हुए हैं और वो मदद की गुहार कर रहे हैं। तो आखिर इतने 20,000 छात्र की बात हो रही है, 20,000 छात्रों के वहाँ पर जो है कहीं पर रुके हुए हैं लोग, फंसे हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ वो छात्र क्यों जाते हैं, खास करके मेडिकल या इन सब चीज़ों की पढ़ाई करने के लिए जो है? तो ये पूरा क्या मसला है? हाँ, मैं देखा और बड़ा दुखद भी रहा है। उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसमें दो बलिया के 2 छात्रों के भी वीडियो आए हैं और जिन्होंने गुहार लगाई है कि आप हमें निकालिए। हम लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे हैं। और कल एक वीडियो में देख रहा था जिसमें छात्र जो है भारतीय दूतावास पे गए हैं और वो बाहर खड़े हैं और बहुत उनसे मिन्नतें कर रहे हैं और लेकिन दूतावास के लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने वहाँ हॉस्पिटलों में वापस लौट जाइए। ये घटना जब दिसंबर में हुई, ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने थोड़ी शिथिलता बरती और उसी समय उनको इवैक्यूएट करना चाहिए था, निकालना चाहिए था। भारत ऐसा पहले कर चुका है। आप 1991 के खाड़ी युद्ध को याद करें तो भारत ने 1,71,000 लोगों को कुवैत से निकाला था। जो इराक ने जब कुवैत पे कब्जा किया तो भारत ने उन लोगों को सक्सेसफुली निकाला था और उसमें सरकार ने वो बड़ा ऑपरेशन किया था और 1.5-2 लाख लोगों को एयरलिफ्ट किया था और 3-4 महीने वो ऑपरेशन चला था लगातार। यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखें कि जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुई तो जो विमान कंपनियों ने भाड़े बढ़ा दिए, जो 25,000 का रेट था वो 75,000 और 1 लाख तक चला गया और उसके बाद से वो फ्रीज हो गया पूरा यूक्रेन। तो अब उड़ाने भी नहीं जा पा रही हैं और वहां से लगातार वीडियोज आ रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं। भारत सरकार कह रही है कि भाई अब आप कोशिश कर रही है तमाम तरह से, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो गई जहां आप एयरलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आप पोलैंड में चले आइए या बेलारूस में चले आइए, लेकिन पोलैंड और बेलारूस जाना भी एक बड़ा काम है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी भाग रही है। तो वहां पे जो अपने वहां पे संसाधन वाले लोग हैं वो पहले भागेंगे कि बाद में तो दूसरे लोगों को वो छोड़ेंगे। तो यहाँ पे स्थिति बहुत इस मामले में दयनीय है। हालांकि रूस कह रहा है कि हम किसी भी रिहायशी इलाके पे कोई हमला नहीं करने जा रहे हैं। जो इस प्रक्रिया में बीच में सेना आ रही है हम उसी पे हमला करें तो अभी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा हो सकता है, तो ये कंसर्न तो है भारतीय छात्रों के लिए। एक सवाल इसमें ये आता है कि
मैं देख रहा था कि एक राइट विंग के बड़े विचारक हैं, तरुण विजय, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि क्यों इतने लोग गए वहां पे। इतना ये दुखद है पूरा प्रकरण कि आप देखिए कि भारत में जो एक आप देखिए ज्यादातर जो छात्र हैं वो मेडिकल के छात्र हैं। भारत में क्या है आप सब जानते होंगे कि 70-80 हजार सीटें हैं मेडिकल की, जो 20-25 हजार सीटें सरकारी क्षेत्र में है और 50-60 हजार सीटें प्राइवेट क्षेत्र में है। और प्राइवेट क्षेत्र में जो मेडिकल की सीटों की फीस है वो 50 लाख 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक पूरे 4-5 साल में लग जाते हैं। जो यूक्रेन में, रूस में, बेलारूस में, फिलीपींस में, चीन में और ऐसे कुछ ऐसे देश हैं जहां पे ये जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। वो 4 लाख 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए सालाना में ही, मतलब 20 लाख रुपए में आप मेडिकल की MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। तो यूक्रेन जो है वो बहुत सारे देशों लड़कों का फेवरेट यहाँ से रहा है। जैसे आपका कोई लड़का यहाँ पे नीट में पास करता है तो अब सरकार ने उसको भी मैंडेटरी कर दिया है कि नीट पास लड़का ही जा सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जब आप नीट पास कर लेंगे, क्वालिफाई कम से कम आप किए रहेंगे, तभी आप अब पढ़ने जा सकते हैं। तो आप मान लीजिए क्वालिफाई कर गए, सरकारी में नहीं आया, मेरिट नहीं, 8 लाख 9 लाख लड़के क्वालिफाई करते हैं, 15-16 लाख लड़के इम्तिहान देते हैं, तो उसमें क्वालिफाई कर लिए आप, सरकारी में आए नहीं और प्राइवेट में जो है 1 करोड़ आप दे नहीं सकते, आपको लगता है कि 20 लाख तो हम दे सकते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई आप यूक्रेन की ये यूनिवर्सिटी है, रूस की ये यूनिवर्सिटी है, बेलारूस में ये है, फिलीपींस में ये है, चीन में ये है, आप जाकर वहां पढ़ाई करिए और आपका हो जाएगा। हालांकि एक उसमें शर्त है कि जब वो लड़के पढ़ के आते हैं तो उनको एक परीक्षा देनी पड़ती है और वो पास करते हैं तभी भारत में उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत मिलती है। लेकिन तब भी एक बड़ी संख्या में लड़के वहां पे जाते हैं और रूस और बेलारूस खासकर, यूक्रेन खास करके पसंदीदा जगह है। और इसमें जो 20,000 छात्र आप देख रहे हैं, इसमें जो बहुमत है छात्रों का वो मेडिकल के छात्रों का है। और चूंकि वो पैसा कम लगता है, मेडिकल की डिग्री मिल जाती है, यहाँ पे आके 1 2 साल 3 साल में वो परीक्षा पास कर लेते हैं, तो इस तरह से एक उनका सपना भी पूरा हो जाता है। और इसलिए जितने लड़के 70-80 हजार लड़के भारत में एडमिशन लेते हैं 1 साल में, लगभग उतने ही लड़के बाहर भी जाके एडमिशन लेते हैं। वो सारे लड़के नीट क्वालिफाइड हैं, ऐसा नहीं है कि वो नीट बिना नीट के जा रहा है कोई। ये पहले के दौर की बात थी, आज के दौर में सब लोग नीट क्वालिफाई किए हुए लड़के हैं। ये जरूर है कि उनकी मेरिट उतनी अच्छी नहीं है कि सरकारी मिल जाए और इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट में यहाँ से कर सके। तो इसलिए वो दोनों बीच के लड़के हैं जो क्वालिफाई तो कर चुके हैं लेकिन इतना पैसा नहीं है उनके पास, वो लड़के वहां पे जाते हैं। ये पूरा मामला जो है ये। बिल्कुल। अंतिम सवाल कि युद्ध से हासिल क्या होगा? इस सवाल को आप देखिए कई तरह से, तो 2-3 एस्पेक्ट हैं। आप एक सवाल देखिए तो जो युद्ध की विभीषिका को जो लोग दूर से बैठ के देख रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग कहते हैं कि, और भारतीय चैनलों में खास करके, कि पुतिन ने ये कर दिया, वो महाबली है, तो रूस में अमेरिका ने ये कर दिया तो वो कर, ऐसे तरह के ग्राफिक्स और प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं। लेकिन आप कुछ तस्वीरों को देखिए कि जो पिता अपने बेटों के साथ मिलके और युद्ध में जा रहे हैं, वो कैसे बिलखते हुए रो रहे हैं, या और तबाही की जो तस्वीरें आ रही हैं वो कितनी भयानक है, कितनी दर्दनाक है। कई बार हम लोग इस बात पे बात करते हैं और कई बार सामान्य आदमी से पूछिए कि वो राजनीति में उसकी दिलचस्पी नहीं है तो वो कहता है कि हमको इससे क्या मतलब है, कोई भी राजा हो हमको उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। मतलब हो जाता है। यूक्रेन की जनता या रूस की जनता कोई ये नहीं चाहती थी कि युद्ध हो जाए, लेकिन यूक्रेन में एक ऐसा शासक आ गया जो उस तरह की नीतियां बना रहा है जो युद्ध की तरफ जा रही हैं, और रूस का एक ऐसा शासक है जो वो अपने पुराने गौरव को और अपनी पुरानी नीतियों को, अपने विरोधियों को दबाने के लिए उस तरफ जा रहा है, या अमेरिका की ऐसी नीतियां हैं और उसके ऐसे शासक हैं जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें शामिल हैं। तो वहां की जनता ने ये नहीं कहा था, लेकिन शासक अगर ऐसे आ जाएंगे तो वो आप चाहें या ना चाहें, यूक्रेन की जनता चाहे या ना चाहे, वो अपने आप को युद्ध के बीच में फंसा हुआ महसूस करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप राजनीति चाहे या ना चाहे, राजनीति आपको ले आके बीच में खड़ी कर देगी और आपके वो चाहने न चाहने का मसला नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जहां लोकतंत्र है, जहां डेमोक्रेसी है, आप बुद्धि से, विवेक से और सारी चीजों के हिसाब से अपने नेताओं को चुनिए और उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए, देश भी तभी आगे बढ़ पाएगा।
दुर्भाग्य से जो ऐसे लोग हैं जो युद्ध को प्रोपोगेट करते हैं और ऐसी छद्म चीजें दिखाते हैं, वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाते हैं। आज हो सकता है कि पुतिन को आप देखिए तो 15 साल से वो काबिज हैं और 1936 तक 2036 तक उन्होंने अपना शासन अभी करा लिया है कि हम ही रहेंगे। तो ऐसे लोग एक तरह से क्या है कि अब जब उनके ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो देश को ये नहीं देखते कि इससे घाटा होगा कि फायदा होगा, अपना फायदा देखने के लिए देश को झोंक देते हैं। और यूक्रेन का भी राष्ट्रपति लगभग उसी तरह का है कि उसकी भी अपनी फिगर है, वो भी अपना चमकाना चाहता था और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं, तो ये लोग एक तरह से आम जनता को ले आके वहां पे खड़ी कर देते हैं। आम जनता इसमें मारी जाती है और आप तय मानिए कि यहां से जब युद्ध विराम होगा और रुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को, इसी आम जनता को और इसी आम नागरिकों को ही नुकसान हुआ रहेगा, देश को नुकसान हुआ रहेगा। इन नेताओं का नुकसान बहुत कम होता है, जबकि वही तय करते हैं कि ये सारी चीजें किस तरह से होंगी। तो इसलिए ये दुनिया भर में जो लोग शांति की बात करते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, वो अनायास नहीं कहते और उनका जो वो समझते हैं उन सब सारी चीज़ों को, इसलिए वो सब बातों को करते हैं। और युद्ध इसीलिए खराब होता है कि वो किसी भी राष्ट्र के लिए न तो तात्कालिक रूप से, और अगर तात्कालिक रूप से थोड़ा बेनिफिशियरी है भी, तो दीर्घकालिक रूप से जरूर नुकसानदेह होता है और वो समाज को 10, 20, 50 साल पीछे लेके चले। बिल्कुल सही बात है कि युद्ध कभी भी आम आदमी के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। वो दो व्यक्तियों की लड़ाई के वजह से युद्ध शुरू होता है। और अभी यहाँ भी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, रूस में भी, यूक्रेन में भी, लोग तख्तियां लेकर के इसका प्रोटेक्ट कर विरोध कर रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। रूस के खास करके जो दो बड़े शहरों की तस्वीरें हैं, पीटर्सबर्ग और मॉस्को की, रात को मैं देख रहा था, उसके फुटेज आ रहे थे वीडियोस के, तो हजारों की संख्या में लोग निकले हैं और कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। मतलब जो देश आक्रमण कर रहा है उसी के भीतर। इसका मतलब कि वहां की जनता जो है, एक तरह से जो नागरिक समाज है, वो समझ रहा है उस विभीषिका को, बिल्कुल, कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। युद्ध हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, ये यूक्रेन और रूस के जो मसले हैं, वो जो तात्कालिक मामला है, उसको समझने की एक कोशिश हम लोगों ने किया और एक मोटी मोटी जो समझ बन सकती है हम लोगों ने आपके सामने लाया। और संवाद का ये कार्यक्रम हमारा कैसा लग रहा है, हमें फीडबैक देते रहें। मिलते हैं हम किसी अलग विषय पे अलग दिन। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्ते।